हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के जो 22 राय थे उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, एक मिनट, वायसराय। इससे पहले मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा आधुनिक भारत के जितने भी मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे या बंगाल के गवर्नर जनरल थे, या फिर आपको भारत के प्रथम गवर्नर या प्रथम अंतिम गवर्नर या प्रथम गवर्नर जनरल, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो भारत के अगर वायसराय की बात करें तो वायसराय एक था जो, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, इसके तहत जो आपका जो कंपनी था, कंपनी के हाथ से सत्ता छीन करके, यानी कि सत्ता हस्तांतरित करके डायरेक्ट क्राउन के हाथ में दे दिया गया। जो क्राउन ब्रिटेन की महारानी थी उस टाइम, क्राउन इसके हाथों में दे दी गई। और जो है जो प्रतिनिधित्व करता था जो क्राउन का, या जो भी राजा या रानी जो ब्रिटेन में था उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला था, प्रतिनिधि था, उसी को यहाँ वायसराय कहा गया, वायसराय। तो बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई। तो 1858 एक्ट के तहत, 1858 एक्ट के तहत भारत में वायसराय नियुक्त करने की परंपरा शुरू हुई। और इसी एक्ट के तहत, 1858 एक्ट के तहत भारत में प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया, जो 1856 से 1862 तक रहा। तो इनके बारे में डिटेल फिर समझते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इससे जुड़ी सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय होने का गौरव प्राप्त है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, इन्हीं को बनाया गया था किस एक्ट के तहत। तो एक्ट 1858 के तहत, एक्ट 1858 के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इनसे फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो विधवा पुनर्विवाह जो 1856 में कानूनी रूप से वैध हो गया, जो इन्हीं के शासनकाल में था। और विधवा पुनर्विवाह में प्रमुख रूप से भूमिका निभाने वाले एक भारतीय थे, उनको नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रयासों से ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह 1856 में कानूनी रूप से वैध बना दिया गया, यानी कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। फिर इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है आपको कि जो 1857 में जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, जैसे बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इन्हीं के शासनकाल में एक पॉइंट और आता है कि 1860 में जो भारतीय दंड संहिता होता है, भारतीय दंड संहिता, या फिर इसको बोल सकते हैं कि आईपीसी की धारा जो इस्तेमाल में आता है कि भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, 1860 में इन्हीं के लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में परिवर्तन में आया था। तो इतनी सारी जानकारी इनसे आपको प्राप्त होनी चाहिए, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर इतना आप जानते हैं तो एक अच्छा पकड़ है आपको वायसराय पे। तो फिर देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। इसके बाद भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय इन्हें नियुक्त किया गया 1858 एक्ट के तहत।
विधवा पुनर्विवाह 1856 में कानूनी रूप से इन्होंने वैध बना दिया। किनके प्रयास से? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। फिर 1857 में बम्बई, मद्रास एवं कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इन्हीं के शासनकाल में जो डलहौजी का जो हड़प नीति था उसको खत्म किया गया। हड़प नीति को खत्म किया गया। ठीक है, तो इतना इससे जानकारी होनी चाहिए आपको। फिर इनसे प्रश्न आएगा कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग से ही कि 1857 में महालेखाकार में ही इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महालेखाकार परीक्षक का पद सृजन किया गया। जो आज हम लोग देख रहे हैं जो कैग के रूप में आज बदल गया। आज जब स्वतंत्र हुआ भारत, यानी कि आज़ादी के बाद यही इसी पद को जो लेखाकार परीक्षक थे इन्हीं को कैग कहा गया, कंपटीटर एंड ऑडिटर जनरल, जिनकी अनुच्छेद 148 में जानकारी मिलती है। महालेखा नियंत्रक परीक्षक इन्हीं को कहा गया। महालेखाकार परीक्षक को ही महालेखाकार नियंत्रक परीक्षक कहा गया। तो इतना कैनिंग के बारे में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आपको लॉर्ड मियो, इनका शासनकाल 1869 से 72 तक। तो लॉर्ड मियो इनके बारे में बात किया जाए तो इनके शासनकाल में ही आपको 1872 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। जनगणना की शुरुआत हुई। तो बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ चुका है प्रश्न कि प्रथम बार भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुआ था। तो यही लॉर्ड मियो थे। इन्हीं के शासनकाल में 1872 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। मतलब नियमित नहीं हुआ था, नियमित इसे आप 9 साल बाद जाएंगे, जब 1881 में जाएंगे तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई। यहाँ से शुरुआत हुई थी, एक मतलब स्थानीय स्तर पर ही सही, और यहाँ से शुरुआत हो गई थी जनगणना करने का। फिर इससे प्रश्न आएगा आपको कि 1872 में ही भारत में कृषि एवं वाणिज्य की स्थापना की गई। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। 1872 में दो कार्य हुआ। एक 1872 में भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ। दूसरा 1872 में भारत में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। भारतीय सांख्यिकी इसको छोड़िए, शायद क्लियर नहीं है यहाँ। और इन्हीं के शासनकाल में आप और देख सकते हैं कि 1872 में कृषि विभाग भी हो गया, वाणिज्य भी हो गया। 1872 में प्रथम जनगणना हो गई। और फिर जब ये अंडमान यात्रा पर गए, अंडमान यात्रा पे कैदियों को जब निरीक्षण करने गए थे अंडमान जेल में, तो यहीं पे इनको एक अफगान था जिसका नाम था शेर अली ने इनको चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ हुई थी। तो अंडमान यात्रा पे जब अंडमान में जेल से कैदियों से निरीक्षण करने गए थे तो वहाँ एक अफगान था, शेर अली कैदी था। इसके द्वारा चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी, चाकू मारकर हत्या। तो बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम बता रहे हैं सर, जो वायसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हम बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो 1872 में प्रथम जनगणना, 1872 में कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना। अंडमान यात्रा के दौरान अफगान एक कैदी था, शेर अली इसका नाम था, इसके द्वारा चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी 1872 में। तो है लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक। तो लॉर्ड
लीटन, इनके शासनकाल में भी एक 1878 में, पहले तो इन्हें जान लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य जगत में इन्हें ओवन मेरिडियन के नाम से जानते हैं, मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि ओवन मेरिडियन के नाम से, ओपन मेरिडियन के नाम से साहित्य के जगत में ओवन मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। और एक 1878 में इनके शासनकाल में तीन घटना घटी थी। प्रथम तो आपको अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, अकाल आयोग की स्थापना हुई। बहुत सारे क्षेत्रों में इनके शासनकाल में अकाल पड़ गया था, तो अकाल आयोग की स्थापना, बहुत प्रश्न पूछा है कि अकाल आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1878 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। फिर आपको प्रश्न पूछता है 1878 में ही वर्नाकुलस, प्रेस एक्ट पारित हुआ। दूसरा कार्य 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। इसके तहत सभी समाचार पत्र को एक जांच एजेंसी, प्रेस सेंसरशिप से, मतलब जांच से गुजरना पड़ता था। और इन्हीं के शासनकाल में 1878 में ही सशस्त्र अधिनियम यानी कि आर्म्स एक्ट पारित हुआ। इसके तहत बिना लाइसेंस के भारतीयों को हथियार नहीं रखना था। तो 3 पॉइंट 1878 में अकाल आयोग का स्थापना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित, जो सेंसरशिप के समाचार पत्रों को जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। आर्म्स एक्ट यानी सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ था 1878 में ही, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। और इन्हीं के शासनकाल में एक और बहुत ही कायरता वाली कार्य की गई थी, जिसमें यूपी, जो आपको सिविल सर्विस था, जैसे यूपीएससी, उस टाइम तो यूपीएससी नहीं था, सिविल सेवा के नाम से जाना जाता था उस टाइम। जो सिविल सेवा में जो उम्र था 21 वर्ष, इसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। ऐसा इसलिए किया था कि भारतीयों का चुनाव सिविल सर्विस ना हो और खाली अंग्रेज का ही हो। तो बाद में फिर घटा करके इसको फिर 18-19 किया गया था। बट इस शासनकाल में, इसके बाद इसके शासनकाल में 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इनसे इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड रिपन बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में रहे और भारतीयों के लिए बहुत से इन्होंने कल्याणकारी कार्य किया। इसीलिए इन्हें सरोजिनी नायडू ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी, भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया था? तो यही लॉर्ड रिपन थे। इन्हीं को सरोजिनी नायडू ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है, मतलब कल्याण करने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न इससे पूछेगा कि 1881 से 2 प्रश्न पूछेगा। एक पूछेगा कि 1881 में प्रथम जनगणना, ऐसे इसको समझिए। 1881 में 2 कार्य हुआ था। पहला हुआ था कि नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो प्रश्न पूछता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुआ? तो 1872 में। इससे पहले हम बताएं कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। यहाँ पूछा कि प्रथम नियमित जनगणना कब शुरू हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ, जो 1881 में। तो यहाँ से प्रश्न फंसाता है, प्रश्न बहुत फंसाता है एग्जाम में। फिर दूसरा पॉइंट कि प्रथम बार श्रमिकों के लिए, जो एक निश्चित नहीं था
समय जो कारखाने में काम करते थे, कहीं श्रमिक काम करते थे, तो यहाँ पे कारखाना अधिनियम पारित किया गया। कारखाना अधिनियम पारित किया गया 1881 में। तो 1881 में 2 कार्य हुए, एक नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ। और इन्हीं को, लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया, लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक हैं, मतलब उदारक की संज्ञा दी। 1881 में 2 कार्य हुए, नियमित जनगणना की शुरुआत हुई और प्रथम और जनगणना की बात करते हैं लॉर्ड वियोग शासनकाल में 1872 में, और नियमित जनगणना की बात करते 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए, फिर इन्हीं के शासनकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब लागू हुआ स्थानीय स्वशासन, और इनको जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का, लॉर्ड रिपन को। फिर 1882 में आते हैं। 1882 में कार्य हुए जैसे वर्नाक्यूलर प्रेसेप्ट को समाप्त कर दिया गया, जो 1878 में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लगाया गया था, जो प्रेस पर वर्नाक्यूलर प्रेसेप्ट चालू किया गया था, उसको 1872 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। फिर इन्हीं के शासनकाल 1882 में ही एक विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग का गठन किया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। कौन सा शिक्षा पे? तो प्राइमरी एजुकेशन पे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया मुख्य रूप से। प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया गया। तो 1882 में बहुत प्रश्न पूछता है, मैथ फॉलोइंग में आ जाएगा कि हंटर कमीशन की मतलब अध्यक्ष कौन थे, या हंटर कमीशन किस लिए गठित किया गया था या कब किया गया था। तो 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा प्रमुख, मतलब इसमें आप कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा प्रमुख बल दिया गया और विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाना था, इसलिए हंटर आयोग की स्थापना की गई। फिर इसी से प्रश्न पूछता है लॉर्ड रिपन से आपका कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो लॉर्ड लिटन द्वारा जो सिविल सेवा में जो उम्र था उसको 21 से घटा 19 किया गया। तो इनके शासनकाल में जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल आता है, तो आपको 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष का सॉरी दोस्त, कंफ्यूजन गलत हो रहा है। 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो इससे पहले हमने देखे थे कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 21 से घटाकर 19 कर दिया गया था, ठीक है। और जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो भारतीयों के हित में 19 से बढ़ाकर के 21 कर देते हैं। तो बस इनसे इतना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या। तो सरोजिनी नायडू भारत का प्रथम इन्हें भारत का उदारक संज्ञा दी। 1881 में नियमित जनगणना हुई। 1881 में ही कारखाना अधिनियम आया। फिर 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस की समाप्ति हुई। फिर 1882 में ही विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। एक कार्य और है इनके शासनकाल में, इलवर्ट बिल के आप नाम सुने होंगे। इलवर्ट बिल 1884। इलवर्ट बिल में क्या था कि जो एक यूरोपीय जो जज होता था, जो आप कह सकते हैं अंग्रेज या जो ब्रिटिश जज होता था, ब्रिटिश जज था, जो 2 तरह का मामला देखता था। एक भारतीय कैदियों को भी फैसला सुनाता था और अंग्रेज को भी, ठीक है, अंग्रेज व्यक्ति को भी। तो जो इलवर्ट बिल था, तो इसमें लॉर्ड रिपन को कहना था कि जिस तरह से ब्रिटिश जज भारतीयों को फैसला सुनाते हैं और अंग्रेज को फैसला सुनाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भारतीय जज हैं, भारतीय जज को भी
यह अधिकार दिया जाए कि वो भारतीयों को भी देखे और अंग्रेज को भी देखे। तो इल्बर्ट बिल बहुत एग्जाम में पूछता है कि इल्बर्ट बिल क्या था, और इसी कारण इल्बर्ट बिल के विरोध के कारण ही इनको त्यागपत्र देना पड़ा था लॉर्ड रिपन को। तो यही प्रश्न आता है कि लॉर्ड रिपन को क्यों त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल 1884 में जो आया था, इल्बर्ट बिल उन्होंने लागू किया था, जिसमें ब्रिटिश जज जो भारतीय और अंग्रेजों को दोनों को सुनवाई करते थे। ठीक उसी प्रकार लॉर्ड रिपन चाहते थे कि जो भारतीय जज हैं वो भी अंग्रेजी कैदियों को या अंग्रेजों को भी केस को सुनवाई करे, देख रेख करे या उस पर ये अपना फैसला दे। तो इल्बर्ट बिल यही था, याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल 1884। आइए आगे, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन, तो जिस तरह से अभी देखें कि भारत को उदारे की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने लॉर्ड रिपन को दिया, तो ये लोकप्रिय थे और ये सर्वाधिक अलोकप्रिय के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसा कार्य किए थे जो भारतीयों को तोड़ने का इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने 1902 में रैले की अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की गठन किया, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की रैले की अध्यक्षता में। तो पूछता है कि किसी अध्यक्षता में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। तो रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का गठन किया। फिर आते हैं 1904 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट को पारित किया। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि विश्वविद्यालय एक्ट का पारित हुआ तो 1904 में लॉर्ड कर्जन की शासनकाल में, और 1902 में रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, यहाँ विश्वविद्यालय आयोग कहता है और यहाँ विश्वविद्यालय एक्ट कहता है। भारतीय विश्वविद्यालय यानी कि इंडियन होगा यहाँ पे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया 1904 में। और एक बहुत फेमस इनसे प्रश्न आता है कि 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इनको कहना था कि इतना बड़ा जो प्रांत है बंगाल, बिहार, उड़ीसा मिला करके इतना बड़ा चलाना प्रशासन को मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम बंगाल को विभाजन कर रहे हैं। बट इनका मकसद मेन था कि भारतीय जो राष्ट्रवाद पनप रहा था बंगाल और बिहार में, जो मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्रों में, तो उसको तोड़ना था, उसको अलग करना था, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था, इनका मुख्य उद्देश्य था। तो बंगाल विभाजन इनके शासनकाल में हुआ। यहाँ से 3 पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल विभाजन से पूछा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था, जो कर्जन था बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया था। तो 22 जुलाई 1905 को घोषणा किया था, घोषणा पूछेगा। और फिर पूछेगा आपको कि इसके विरोध में या इसके शोक दिवस या स्वदेशी आंदोलन कब मनाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन इन्हीं जो बंगाली भाषा हुआ था, इसी के शोक में या विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता में मनाया गया। फिर आपको तीसरा पॉइंट पूछता है कि बंगाली भाषा की जब घोषणा हुआ 22 जुलाई 1905 को, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को मनाया गया टाउन हॉल कोलकाता में, तो इसको पूर्णतः सरकारी तौर पर विभाजन कर दिया गया। प्रभावी बंगाली विभाजन कब हुआ। तो प्रभावी, अगर पूछा कि बंगाली विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो यहाँ से 3 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा है कि बंगाली भाषा की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, किस वायसराय के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 20 होगा यहाँ पे, 20 जुलाई 1905 को किया गया था। इसी के विरोध में या शोक दिवस मनाया गया, जिस स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, 7 अगस्त 1905 को। फिर इसको बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से हो गया और बंगाल बिहार अलग हो गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा कि लॉर्ड कर्जन क्यों किया बंगाल विभाजन। तो इन्होंने प्रशासन को कारण बताया, मगर मुख्य उद्देश्य क्या था इसका कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा जो पनप रही थी, राष्ट्रवादी विचारधारा को कमजोर करना था, राष्ट्रवादी विचारधारा को कमजोर करना था लॉर्ड कर्जन का मेन उद्देश्य था। तो आइए, और बच गए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड मिंटो देखते हैं 1905 से 1910। तो लॉर्ड मिंटो, इनसे संबंधित बस 2-4 पॉइंट देखेंगे।
पहला पॉइंट कि इन्हीं के शासनकाल में, इनका शासनकाल कब तक था, तो 1905 से जब करजन गया तो 1905 से 10 तक था। इन्हीं के शासनकाल में 1906 में आगा खां की अध्यक्षता में, आगा खान की अध्यक्षता में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहाँ, 1906 में आगा खां की अध्यक्षता में, कहाँ पे, ढाका में। फिर आपका 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। और यहाँ पे नरम दल थे और गरम दल थे, वो दो भागों में बट गया में, नरम दल और गरम दल एक दूसरा से अलग हो गया। नरम दल और गरम दल, तो बहुत प्रश्न पूछता है कि नरम दल और गरम दल को अलग कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में रास बिहारी बोस की यहाँ अध्यक्षता हुई थी। यहीं पे नरम दल और गरम दल एक दूसरा से अलग हो गए थे। नरम दल और गरम दल का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि कांग्रेस विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है। कांग्रेस से फुट देखने को प्रथम बार मिलता है 1907 में, जो भारतीय इतिहास में बहुत चर्चित है कि कांग्रेस से फुट प्रथम बार कब हुई थी, तो 1907 में हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। और यहाँ नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। फिर आपको एक प्रश्न आता है कि 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, की व्यवस्था। देखिए, इससे पहले करजन था जो बंगाल को अलग किया, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता थी और एक राष्ट्रवादी विचारधारा पनप रही थी, तो उन्होंने तोड़ा हम इस देश में हिंदू मुस्लिमों को। और यहाँ पे एक देखें कि मार्ले मिंटो जो सुधार नियम था, उसके नाम पे लॉर्ड मिंटो ने 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। तो बहुत प्रश्न पूछता है एग्जाम में, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार नियम था, उसी के नाम पे पृथक निर्वाचन हुआ। और यहाँ पे और याद रखिएगा कि पहली बार जब लॉर्ड मिंटो था यहाँ के वायसराय या गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, तो गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया, प्रथम बार एक भारतीय को, आप कह सकते हैं कि प्रथम बार भारतीय को नियुक्त किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। इससे पहले भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। तो इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक एसपी सिन्हा को, जो भारतीय थी, इनको नियुक्त किया गया। और एक और इसी के शासनकाल में घटना घटा था 1907 में मुस्लिम लीग का विशेष अधिवेशन हुआ था। कराची में अधिवेशन हुआ था कराची में। तो बस इनसे इतना ही जो इम्पोर्टेंट है आपको बता दिए। लॉर्ड मिंटोस के शासनकाल 1905 से 10 तक। 1906 में आगा खां की अध्यक्षता में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और पुनः एक साल के बाद 1907 में मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ, जो विशेष अधिवेशन इसको कहा जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, सेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम लीग का विशेष अधिवेशन था कहाँ हुआ था, तो 1907 में हुआ था कराची में। कराची अधिवेशन को विशेष अधिवेशन कहते हैं। और इन्हीं की शासनकाल में 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पे नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि प्रथम बार जो कांग्रेस में फूट देखने को मिलता है वो सूरत के अधिवेशन में देखने को मिलता है। फिर 1909 में मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन की स्थापना की गई, यहीं पे अलग दिया गया इनको निर्वाचन करने का शक्ति। फिर प्रथम बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम एक भारतीय को एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। एसपी सिन्हा को, अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर देखिएगा, एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो बहुत गर्मी है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आया होगा, और एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा सब। तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ आप कहना चाहते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।